स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आप जुड़ चुके हैं हमारी खास मुहिम ईटी नाउ स्वदेश की खास मिशन शेयर बाजार सबका अधिकार के साथ। और एक ऐसी मुहिम जिसके जरिए आम निवेशकों तक हम अपना रिश्ता और मजबूत से मजबूत तर करना चाहते हैं। और हमारी इस कोशिश में लगातार जो छोटे शहरों के निवेशक हैं वो जुड़ रहे हैं। और आपको करना कुछ नहीं है, आपको एक क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पर हम फ्लैश करने जा रहे हैं, जिसके जरिए आप ये स्कैन करते ही व्हाट्सएप के जरिए हमसे जुड़ जाएंगे और आप अपने सवाल व्हाट्सएप के जरिए हम तक पहुंचाइए। फिर हम आपसे कॉल पर संपर्क करेंगे और आपके तमाम सवालों को जानेंगे। अगर हमारा आपसे कॉल के जरिए संपर्क नहीं हो पाता है किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से, या आप कहीं व्यस्त हैं, तो भी कम से कम व्हाट्सएप पर आपका सवाल रहेगा तो हम आपके सवाल पर एक्सपर्ट से एक राय ले लेंगे। याद रखिए, तरीका बेहद आसान है। इसके अलावा आप YouTube पर लाइव कमेंट करके भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का खास ख्याल रखिए। जब भी आप अपना सवाल भेजिए, अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। इसके साथ ही आप जिस स्टॉक में सवाल पे जवाब राय चाहते हैं, उस स्टॉक पर एक चीज का जरूर नजरिया रखिए कि आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने पहले कॉलर को जोड़ते हैं। प्रेम है हमारे साथ पंजाब से। प्रेम, गुड मॉर्निंग। पूछिए क्या जानना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। सर, मैंने ना एक्चुअली एनएचपी के शेयर लेने के लिए सोच रहा हूँ सर। 500 मतलब मैंने 5 साल के लिए रखने हैं। ठीक है, कैसा रहेगा शेयर या कोई और? एक बार और लेवल दोहरा देंगे एनएचपीसी पे, कब किस लेवल पे खरीदारी की है? नहीं सर, अभी मैं करनी है। अच्छा, आप चाहते हैं कि इन लेवल पे खरीदारी करना ठीक है या नहीं? जी सर, जी मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, 5 साल के लिए। ठीक है, ठीक है। आशीष जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। 4 से 5 साल का इनका नजरिया है। एनएचपीसी क्या इन लेवल से खरीदना सही रहेगा या थोड़ा और करेक्शन का इंतजार किया जाए, या अगर कोई और विकल्प बेहतर हो इससे इसी रेंज में तो वो भी बता दें। देखो, मेरे तो अब एक जो थीमेटिक सेक्टर काफी देर चल चुका हो, तो उसमें मेरे को नहीं लगता कि बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। और जैसे थीमेटिक सेक्टर पावर काफी चल चुका है, शॉर्टर टर्म के लिए फिर भी ठीक है, मोमेंटम है। और अगर अपने 5 साल की अवधि के लिए निवेश करना है तो मेरे सलाह ये होगी कि आप जो बीटन डाउन सेक्टर्स हैं, जैसे आईटी है, टू सम एक्सटेंट फार्मा है, कंज्यूमर गुड्स में कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, उनमें ढूंढे तो बेटर है। क्योंकि पावर की अब बहुत रैली चल चुकी है और काफी देर तक चल चुकी है। यहाँ से अपसाइड मैं नहीं कहूंगा कि नहीं है, बट 5 ईयर पर्सपेक्टिव से मेरे मुताबिक तो अब काफी अच्छी करेक्शन आए तब देना चाहिए। यहाँ पे 5 ईयर के व्यू से मेरे को नहीं लगता कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। ठीक है, लेकिन एक चीज बताइए कि अगर यहां पर मौका नहीं है तो कोई सजेशन दे दीजिए, उनको एक विकल्प दे दीजिए आपकी पसंद का। देखो, मेरे तो अब एक जो बीटन डाउन स्पेसेस हैं, खास करके आप अगर प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो दोनों एचडीएफसी बैंक और कोटक काफी देर से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। 5 साल के व्यू से मैं समझूंगा कि दोनों में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एशियन पेंट्स एक और बहुत दिग्गज काउंटर है जो कि पिछले 1.5-2 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है। उसमें एक अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से बनती है। तो ऐसे में मेरे को लगता है काफी और स्टॉक्स हैं, बट ये जस्ट 3 एग्जांपल्स मैंने दिए हैं जो कि मेरे मुताबिक अगर 5 साल का व्यू है तो इन तीनों में प्लस ऐसे और एग्जांपल्स होंगे जहाँ पे आपको निवेश करना चाहिए। ऑलराइट, अगले दर्शक ग्वालियर से विमल हमारे साथ शायद फोन लाइन पर हैं। विमल, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग विमल, बताइए। मैडम, मेरी 2 क्वेरी थी। एक थी मेरी पैरादीप प्रोस्पेक्टर पे, ओके और 62 के भाव से मैंने लिया हुआ है, ओके, और करीब मेरे को 1.5 साल हो गया है लिए हुए। ठीक है। और दूसरा मेरा ट्राइडेंट पे था, उसको भी 2 साल पहले मैंने 15 रुपए में 200 शेयर लिए थे। ओके, जी। तो दोनों में ही आपको और कितना रुकना है? हाँ। दोनों में ही आप शायद मुनाफे में हैं। अब मैडम हल्का मुनाफा है, पर जिस हिसाब से टाइम मैंने दे दिया है 1.5 से 2 साल का, हाँ, उस हिसाब से अब मैं निकलना चाह रहा हूँ इन स्टॉक से। तो अभी निकलना बेहतर रहेगा या मेरे को थोड़ा सा और 3-4 महीने इंतजार करना चाहिए?
बिल्कुल। आशीष, समय बहुत दे चुके हैं दोनों ही स्टॉक में, और पारादीप फॉस्फेट्स और ट्राइडेंट दोनों ही इनकी बाइंग प्राइस से फिलहाल ऊपर चल रहे हैं, लेकिन क्या और समय देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी रुक चुके हैं। 1.5 साल का समय काफ़ी होता है, खासतौर से अगर आपका नज़रिया 3 से 4 महीने का हो तो। और अब क्योंकि मुनाफा आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बांध के निकल जाए कहीं और, किसी और क्षेत्र में? तो पैरादीप फॉस्फेट्स मैंने ट्रैक नहीं किया। ट्राइडेंट मैं समझूंगा कि बहुत सालों से इसमें खबर आती रहती है कि बहुत ज्यादा कोई अप ट्रेंड सस्टेन नहीं होता, तो उसमें ट्राइडेंट में तो मेरी सलाह होगी कि आप निकल ले, क्योंकि जो जो शेयर काफी देर तक न्यूज में रहता है पर उसके बावजूद कैपिटल क्रिएट नहीं करता, और लॉन्ग टर्म में इसके चार्ट में देखें तो कभी भी कोई सस्टेन्ड कैपिटल क्रिएशन नहीं दिया इस स्टॉक ने। तो मेरे मुताबिक तो इसमें निकल जाना ही समझदारी है। और पैरादीप फॉस्फेट्स मैंने ट्रैक नहीं किया, तो वो किसी और से सुना लेंगे। चलिए, तो ये नजरिया आपके स्टॉक पर एक खास रणनीति आशीष जी की तरफ से आती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक खबर की ओर बढ़ते हैं। एफएमसीजी शेयरों में, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, आज जोश देखने को मिल रहा है, शानदार तेजी नजर आ रही है। एफएमसीजी शेयर क्यों फोकस में है, मेरे सहयोगी शरद दुबे इसकी पूरी जानकारी, पूरा एनालिसिस लेकर मौजूद है। शरद, बताएं आखिर इस तेजी के ट्रिगर्स क्या हैं? जी बिल्कुल, आज दिन के ट्रेड में निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स जो है टॉप सेक्टोरल गेनर रहा है, और जो एफएमसीजी स्टॉक्स में हमने तेज़ी देखने मिली है वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिल रहा है। इसके कुछ रीजंस भी हैं। सबसे पहला है कि जो कमेंट्री आ रही है, स्पेशली जो रूरल मार्केट की रिकवरी को लेके, वो बहुत बुलिश देखने मिल रही है। इसके अलावा एक टाइप से स्टेबिलिटी भी आ रही है रॉ मटेरियल प्राइसेस में ब्रॉड बेसिस पे, उसके कारण मार्जिन्स में भी स्टेबिलिटी देखने मिल रहा है, और ये रिफ्लेक्ट हो रही है नंबर्स में भी। और इंटरेस्टिंगली अबव नॉर्मल मानसून का भी एक्सपेक्टेशंस है, जो कि एक बड़ा ट्रिगर होता है जब आप रूरल रिकवरी ट्रैक करते हैं। लेकिन कंपनीज़ ने क्या कहा है, उनकी कमेंट्री ये भी सुनिए। सबसे पहले ब्रिटानिया ने कहा है कि वो जो है एक्सपैंड करना चाहते हैं अपनी डायरेक्ट और रूरल डिस्ट्रीब्यूशन रीच को, क्योंकि बुलिश नज़रिया देखने मिल रहा है। मैरिको स्टॉक में आज तेज़ी भी है। यहाँ पे अर्बन ग्रोथ ज़रूर मॉडरेट हुई है, लेकिन रूरल ग्रोथ में अच्छी अपटिक आई है 4th क्वार्टर में, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q1 FY25 से डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ, इसमें भी ग्रोथ देखने मिल सकता है। GCPL गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पोटेंशियल है रूरल मार्केट में स्टेप अप करने के लिए, उसमें एक बुलिश नज़रिया बन रहा है, लेकिन अभी भी वो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है जहाँ तक ग्रोथ का सवाल है रूरल मार्केट्स के लिए। डाबर में भी हमने तेज़ी देखा जब यहाँ पे उनकी जो आउट परफॉर्मेंस आई थी रूरल मार्केट में, और 3 साल के बाद पहली बार रूरल मार्केट जो है आपके अर्बन मार्केट को जो है से ज़्यादा ग्रो किया है। जो रूरल ग्रोथ है पहले तो नेगेटिव में था, -5 to +6%, जो अभी करंट नंबर्स पे है, और लगभग 120 से 130 बेसिस पॉइंट्स अर्बन मार्केट से भी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। डाबर के बाद नेस्ले ने कहा कि लगभग 20% उनका रूरल एक्सपोजर है, और आगे जाते वो अपनी पेनिट्रेशन को बढ़ाएंगे। और आखिर में HUL ने भी कहा कि ऑप्टिमिस्टिक है कि मिड टर्म इम्पैक्ट, अगर अच्छे मानसून देखने मिलेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी बढ़ेंगे, तो रूरल मार्केट में बेनिफिट मिलेगा। तो रूरल कमेंट्री तो बहुत स्ट्रांग आ रही है, बट सवाल उठता है कि वैल्यूएशंस क्या हैं, क्या अभी भी वैल्यूएशंस हायर लेवल पे हैं? तो हमने थोड़ी सी एनालिसिस की। 12 मंथ फॉरवर्ड पी हमने निकाला, ब्रिटानिया का वैल्यूएशन 50 के ऊपर है, मैरिको, डाबर और GCPL का रेंज करता है 44 to 56 टाइम्स पे, हालांकि नेस्ले टूवर्ड्स द हायर साइड है, 82 टाइम्स पे कर रहा है ट्रेड। शुक्रिया करेंगे इस अहम जानकारी के लिए शरद आपका। विस्तार से आपने हर पहलू को सामने रखा, और इस बीच हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ GM फाइनेंशियल सर्विसेज की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और डेरिवेटिव रिसर्च एनालिस्ट अवनी भट्ट जी बनी हुई हैं। अवनी, गुड मॉर्निंग। शो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पर अभी आपने शरद को भी सुना, FMCG स्टॉक्स, और आज खबरों में है FMCG स्टॉक का, और हम देख रहे हैं कि डाबर इंडिया में इस वक्त लगभग 6.25% की तेज़ी, HUL देखिए 5% लगभग भागा हुआ है, गोदरेज कंज्यूमर 4% से ज़्यादा की तेज़ी, इमामी भी लगभग 3% की तेज़ी, ब्रिटानिया में देखिए 3.25% की तेज़ी, ITC भी 2.25% ऊपर, और तमाम बाकी जो FMCG स्टॉक्स हैं उनमें हम आज अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। ऊपर से नीचे सभी हरे निशान में अच्छी तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। मैरिको, ITC, गोदरेज कंज्यूमर, सबका नाम हमने आपके सामने रखा। अवनी, यहाँ पर अगर आम निवेशकों के लिहाज से देखें तो आप मौके कहाँ देख रही हैं, कहाँ पर जो है वो एंट्री की जा सकती है? जी गुड मॉर्निंग, सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग।
सो एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो एक वीकली कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज दिया है ओवरऑल सेक्टर में। सो अराउंड 55,000 का एक कंजेशन एरिया था जहां पे ये अटक रहा था इंडेक्स, और ये इसके टूटते ही ऊपर के तरफ जो उछाल आया है अभी ऑलरेडी 56,000 आ चुका है, और मेरे हिसाब से ये ऊपर 57,600 तक एफएमसीजी इंडेक्स चलना चाहिए। अब इन सेक्टर के अंदर जो हो रहा है, जो स्टॉक्स है, उनमें काफी सारे स्टॉक्स ऑलरेडी काफी चल चुके हैं। जैसे आप मान लीजिए ब्रिटानिया है या गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, ये काफी चल चुके हैं। यहाँ से मुझे जो स्टॉक्स ठीक लग रहे हैं कि अभी भी एंट्री कर सकते हैं और एक बड़ी मूव के लिए हम एंट्री कर सकते हैं, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी। तो मेरे हिसाब से आईटीसी में भी एक जो बॉटम बन गया था ब्लॉक डील के बाद 400 पे, उसके बाद काफी अच्छा कंसोलिडेशन दिखाई पड़ा था उसमें, और अब यहाँ से जो ये उछाल नजर आ रही है वो 475 से 480 के रेंज तक ऊपर चलना चाहिए। तो आईटीसी इज अ गुड बेट। एंड एचयूएल में भी बहुत लंबे समय के कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, तो मेरे हिसाब से ऊपर 2500 से 2550 तक ये स्टॉक चलना चाहिए लगातार। तो फिलहाल इस लेवल पे भी हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। चलिए, तो इस तेज़ी को अगर आप भी बुलाना चाहते हैं एफएमसीजी शेयरों की, तो आईटीसी और एचयूएल जो कि अपने एनालिसिस के मुताबिक आपको रेकमेंड किए हुए हैं। और अगर आप भी इस क्षेत्र से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं हमसे, तो फटाफट अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। बहरहाल इस बीच हमारे साथ राजस्थान से कैलाश फ़ोन लाइन पर हैं। कैलाश, नमस्कार। नमस्कार मैम। बताइए किस स्टॉक पे सवाल पूछ रहे हैं? सर मेरे पास दो स्टॉक है, एक मदरसन सुमी है, ओके 200 शेयर है 90 रुपीज भाव में, तो अभी उसको रखूं या 1-2 साल का तो है आगे रखने का प्लान। ओके 1-2 साल का समय, ठीक है। हाँ, और एक स्पाइस जेट है 90 रुपीज भाव में 300 शेयर है, इसमें और एक इन्वेस्ट कर सकता हूँ या निकल जाऊँ? दोनों में ही आपका नजरिया 1 से 2 साल का है? हाँ। आशीष, एक में तो प्रॉफिट में है, ये स्पाइस जेट में इनको हालांकि नुकसान हो रहा है। एविएशन के इस काउंटर से क्या इनको निकल जाना चाहिए? इसमें हालांकि इनको और ऐड करने का मन भी है। देखो मेरे मुताबिक पहली बात तो एविएशन वैसे भी बहुत मुश्किल सेक्टर है, बहुत ही कठिनाई से प्रॉफिट बनते हैं, और इसमें कंसोलिडेशन जो है वो बहुत सॉलिड हो रही है बिटवीन टाटाज एंड इंडिगो। तो टाटा जिनके पास अब एयर इंडिया भी है और विस्तारा उनका पहले का इन्हें चल रहा है, उनके पास एक सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर आ गया है, और वो प्लस दूसरी तरफ से इंडिगो। मेरे को नहीं लगता कि तीसरी एयरलाइन कोई यहाँ पे कोई ज्यादा अच्छी चल सकती है या मुनाफे में आ सकती है। तो और स्पाइस जेट के वैसे भी जो हालत है कि बहुत अच्छी नहीं है, और जैसे मैंने बताया कि ये सेक्टर भी बहुत मुश्किल है, तो उसमें एक लैगार्ड को लेने या उसमें ऐड करने की मेरे को नहीं लगता कोई समझदारी की बात है। मेरे मुताबिक तो उन्होंने वैसे ही निवेश थोड़ा गलत किया हुआ है, जिसे जितना जल्दी जल्दी हो सकता है निकले तो बेटर रहेगा। जो उनका दूसरा है मदसन सुमी, वो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी कंपनी है, और उसमें 5-6 महीने नहीं, अगर थोड़ा लंबा अवधि तक होल्ड कर सकते हैं तो जरूर उसमें निवेश अपना बढ़ा सकते हैं ऑन डिक्लाइंस। बट स्पाइस जेट से जितना जल्दी जल्दी हो सके निकले और अपना कहीं जो रकम जमा पूंजी है वो कहीं और डालें। मदसन सुमी इज अ गुड आइडिया, मेरे ख्याल उसमें आप और निवेश कर सकते हैं, और उसमें अगर आप स्टैगर्ड वे में करें तो और भी बेटर होगा। तो स्पाइस जेट से आपको निकलने की सलाह, और संवर्धना मदसन, ये जो मदसन सुमी नाम से पहले आपने स्टॉक लिया होगा, इस स्टॉक में 6 नहीं, थोड़ा 6 महीने की जगह 1 साल का नजरिया रखिए तो और ज्यादा आपको रिटर्न मिल सकते हैं। ये नजरिया आशीष जी का आपके सामने। चलिए कुछ यूट्यूब से सवाल लेते हैं। विकास प्रजापति लगातार हमसे सवाल पूछ रहे हैं, जरा उनके सवाल को शामिल करते हैं। विकास मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हैं और इन्होंने आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का शेयर लिया हुआ है। 171 की इनकी खरीदारी है। ऊपरी स्तरों पर इन्होंने आईओसी खरीदा हुआ है। लॉन्ग टर्म का हालांकि इनका नजरिया है। अवनीश जरा बताइए, आईओसी 171 ये बाइंग प्राइस है, 1 साल के लिए आपकी राय क्या होगी? जी मेरे हिसाब से ये एक बात अच्छी है कि इनका नजरिया थोड़ी लंबी अवधि का है, तो ये टेम्पररी वोलेटिलिटी जो है
उसमें घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ से थोड़ा सा और करेक्शन हो सकता है, ये करीबन 155 तक आ सकता है। 155 पे आए तो अगर मुमकिन है तो आप वहां पे थोड़ा सा और पोजीशन ऐड कर सकते हैं। और एक साल के नजरिए से मेरे हिसाब से ये स्टॉक में फिर से उछाल आना चाहिए ऊपर 200 रुपए तक का, तो आप होल्ड कीजिएगा। तो एक साल का नजरिया है तो आप यहां पर बने रहिए। ये एक टेम्परेरी आपको वॉलेटिलिटी नजर आ रही है जो कई क्वालिटी स्टॉक्स पर आप देख रहे हैं, लेकिन एक साल के लिए यहां पर अच्छे संकेत। सिलसिला जारी है और हिंदुस्तान जिंक ने भी अपने नतीजे पेश किए हैं और देख लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का यहाँ पर हालांकि ऐलान करने की खबर आ रही है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स में जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें फ़िलहाल FY25 के लिए 10 रुपये प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया हुआ है। और इस नतीजे में और क्या क्या पहलुओं पर नंबर्स आ रहे हैं इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अगर हम देखें तो लगभग 4225 करोड़ का भुगतान किया जाएगा डिविडेंड के तौर पर। अगर देखा जाए नंबर्स अभी आ ही रहे हैं, इस पर नज़र हमारी बनी हुई है, लेकिन इस बीच हमारे साथ बैंक ऑफ इंडिया के नतीजों पर आइए एक बार बात कर लेते हैं। और जो NII आई है वो लगभग 9% की बढ़ोतरी इसमें दर्ज हुई है। मुनाफा 55% के उछाल पर आया है। NPA में भी सुधार दिखाई दे रहा है। और नतीजों पर और ग्रोथ के आउटलुक पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ MD और CEO SL जैन भी जुड़ गए हैं। जैन साहब, स्वागत है आपका इस पेशकश में। तो सबसे पहले जिस तरह से प्रोविजंस लिए गए हैं तिमाही नतीजों को ध्यान में रखते हुए क्वार्टर एंड क्वार्टर के लिहाज से देखें या ईयर ऑन ईयर के लिहाज से हम बात करना चाहें तो वो क्या है? NPAs यहाँ पर क्लियरली काफ़ी हद तक इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ये वन ऑफ फिनोमिना आपको लग रहा है या ये कंटिन्यू रह सकता है? आने वाले तिमाहियों में जो पूरा ट्रेंड है ये कितना बरकरार रहने की संभावना है? तो प्रोविजंस जो मेजर प्रोविजंस होते हैं वो होते हैं NPA के प्रोविजन, बैड लोन के प्रोविजंस। आप ये देखिए मेरा जो नेट NPA था वो ही कम हो गया, 0.9 था जो अभी 0.43 हो गया। सो हमारा जब नेट NPA कम हो गया और आपका कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हो रहा है, SMA 1 और SMA 2 घट रहे हैं और आपका स्लिपेज कम हो रहा है, तो नेचुरली आपकी प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट कम होगी। एंड आप देखिए हमारी प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट कम होगी कंसिडरेबली एंड और जो क्रेडिट कॉस्ट है वो 0.77 के आसपास आ गई जो पहले 1+ हुआ करती थी। तो मुझे लगता है कि व्हेन क्रेडिट क्वालिटी इज अंडर कंट्रोल, बेटर क्वालिटी, तो ये क्रेडिट कॉस्ट कैन कम डाउन फर्दर। बिल्कुल, तो कलेक्शन एफिशिएंसी जो है उसमें सुधार साफ तौर पर नज़र आता हुआ। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह का दबाव फिलहाल ये इंडस्ट्री फेस कर रही है, स्पेशली कॉस्ट ऑफ फंड्स के नज़रिए से, उसके बावजूद आपके NIM में एक तरह का उछाल देखने को मिला है। और आने वाले वक्त में अगर हम FY25 में आपकी उम्मीदों या एक तरह से आउटलुक समझना चाहें तो वो क्या होगा फिलहाल के नज़रिए से? देखो, निम्स का जो है वो प्रोटेक्ट करने का 3-4 तरीके हैं। आपका कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट अंडर कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा, आपका यील्ड ऑन एडवांसेस होना चाहिए। हमने कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट में क्या किया है, हमने अपना 40-42% के आसपास कासा को प्रोटेक्ट करने में हम कामयाब हो पाए। इसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कंट्रोल में रही। पहला तो ये रहा। दूसरा, हमने उधर यील्ड ऑन एडवांसेस की तरफ क्या किया, हमारे मेजर एडवांसेस हमने MCLR पर रखे। सो क्या होता है कि धीरे-धीरे आपकी विद द इंक्रीज इन कॉस्ट आपकी MCLR भी बढ़ती है। तो जब MCLR बढ़ती है तो आपकी यील्ड भी बढ़ती है। तो हमने वो MCLR भी हमारा धीरे-धीरे हमारा यील्ड ऑन एडवांसेस बढ़ा। तीसरा आपका क्या है कि हमने इन्वेस्टमेंट में भी हमने क्या किया है कि चर्निंग करी है पोर्टफोलियो की। आज की तारीख में हमारा होल्डिंग यील्ड जो है वो हमारा इन्वेस्टमेंट का 7.17 के आसपास है। तो उसका जो पहले कम हुआ करता था, इसकी वजह से क्या होता है कि आपका अच्छा इंटरेस्ट इनकम आता है इन्वेस्टमेंट से, अच्छा इनकम आता है आपका एडवांसेस से, और कॉस्ट आपका कंट्रोल में रहता था, आपका बेटर मार्जिन रहता है। सो इसमें हमारे 40,000 प्लस कर्मचारियों का फुल सहयोग रहा, बिकॉज इसकी वजह से हम लोग बेटर अपना कासा मेंटेन कर पाए, कस्टमर एंगेजमेंट रख पाए,
और कस्टमर का फेथ कंटिन्यू रख पाए। ये बात है, तो यहाँ पे लगभग 12% के आसपास आंकड़ा आया है, जो कि आपकी दी हुई गाइडेंस के इनलाइन ही है, जो 10 से 12% की आपने रेंज दी थी। लेकिन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसके लेवल्स के मुताबिक थोड़ा सा कम है। क्या यहाँ पर किसी भी तरह की ग्रोथ जो कि आगे मोमेंटम पकड़ सकती है और इंडस्ट्री के लेवल्स के आगे आप बढ़ सकते हैं? बताइएगा क्या सिचुएशन है और किस तरह से इसमें और इजाफा होने की संभावना है? देखो, जब हमने लास्ट टाइम आपने कहा था तो हमने कहा था कि पूरे साल की क्रेडिट ग्रोथ 10 से 12% होगी। इसकी जगह हम लोग 13% है। दूसरा, आप देखिए हमारा ग्रोस एनपीए इटसेल्फ भी 2% से कम हो गया। तो 13 और 2 15%। अगर आप स्टैंडर्ड बिजनेस की ग्रोथ देखेंगे तो आप पाएंगे कि 15% की हमारी क्रेडिट की ग्रोथ है, जो इन लाइन विद द मार्केट है। बिल्कुल, तो ये है तमाम नज़रिया। लेकिन सर एक चीज़ और मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सीडी रेशियो जो है वो अब कंफर्टेबल लेवल्स पर पहुँच चुका है। यहाँ तक कि कासा भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इम्प्रूव हुआ है। आप किसी तरह का इंक्रीज देख रहे हैं टर्म ऑफ डिपॉजिट के उस क्षेत्र में? किसी तरह का कंपटीशन आप नज़र आ रहा है आपको? देखिए, आपको टाइट लिक्विडिटी तो है ही, सिस्टम डेफिसिट है ही, सो आपकी इंटरेस्ट रेट तो ऊपर ही है। जब आपका इंटरेस्ट रेट ऊपर है, कुछ रिप्राइसिंग का इम्पैक्ट आएगा। बैंक किस तरह से कामयाब होता है कासा को मेंटेन करने के लिए? अदरवाइज आपका थोड़ा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ सकता है। तो थोड़ा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट थोड़ा एमसीएलआर के थ्रू भी कवर अप कर सकते हैं। थोड़ा हमने जो है ट्रेजरी में अच्छा खासा चर्निंग करके उसका यील्ड बेटर कराया। सो इन तीनों चीजों को रखते हुए हम अपना मार्जिन को प्रोटेक्ट रखने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, आरबीआई की ड्राफ्ट गाइडलाइंस प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन को देखते हुए आपको लगता है किसी भी तरह का इम्पैक्ट असर इस पर पड़ेगा? देखिए, आरबीआई ने ड्राफ्ट गाइडलाइन निकाली है और उसपे बेसिकली उन्होंने हायर प्रोविजनिंग की बात करी है कि जब प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन फेज में होता है फिर थोड़ा कम हो जाता है, जब वो डीसीसी हो जाता है, और जब 20% आ जाता है तो फर्दर कम हो जाता है। ये ड्राफ्ट गाइडलाइन आई है इसमें। जहां तक इंडियन बैंक का सवाल है, हमारा देखिए हमारा 63% तो रैम ही है, रिटेल, एग्री और एमएसएमई, और हमारा 37% कॉर्पोरेट है, जो कि बाकी बैंकों से बेटर पोजीशन। सो जो इम्पैक्ट हमारे यहाँ जो आता है वो थोड़ा कम आएगा। बट ये ड्राफ्ट गाइडलाइन है, हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं और हम भी अपने कमेंट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेजेंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडस्ट्री के कमेंट लेने के बाद जो फाइनल गाइडलाइन आएगी उसके हिसाब से हम चलेंगे। बट इतना ज्यादा वरी हमको इसका है नहीं, बिकॉज वी आर बेटर प्लेस्ड। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला, तमाम सवालों के जवाब दिए। और इंडियन बैंक के नतीजों पर आपको अगर कोई रणनीति बनानी चाहिए तो वो किस तरह की होगी? अवनी, नतीजों को आप कैसे देखती हैं और बताइए क्या सलाह होगी दर्शकों के लिए? अवनी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। ये इंडियन बैंक अगर प्योरली टेक्निकल टर्म्स में देखें तो अभी भी थोड़ा सा डाउनसाइड नीचे है। यहाँ से मेरे हिसाब से ये नीचे आ जाना चाहिए करीबन 504 के करीब। तो फिलहाल ये होल्ड रहेगा। अभी यहाँ पे ट्रेड नहीं बन रहा है कोई लॉन्ग साइड का। इनफैक्ट किसी के पास है अगर तो ये 504 तक नीचे आने वाला है स्टॉक। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पोजीशन हल्का करके नीचे 504 में फिर से आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है नजरिया इंडियन बैंक पर अवनी जी की तरफ से आता हुआ। अब समय समाप्त हो गया है तो इसलिए हम सवालों को शामिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन शेयर बाजार सबका अधिकार में आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। हम तमाम तरीके आपके स्क्रीन पर ला ही रहे हैं। इन सब के बीच में अवनी जी और आशीष सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़ने के लिए और आम निवेशकों का बेहतर तरीके से मार्गदर्शन करने के लिए। तो चलिए, शेयर बाजार सबका अधिकार में मुझे और मेरी सहयोगी कविता थपलियाल को आप इजाजत दे सकते हैं, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर एक्शन लगातार है, भरपूर है, बाजार से लेकर कमोडिटी सब कुछ। छोटे से ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट का हाल आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।